जय हिंद दोस्तों। अब आज हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के थोड़ा सा आगे बात करेंगे। जो हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बात करी थी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने में। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बाद हम लोगों ने बात किया था कि हम इसे बेवरेजेस में भी यूज कर सकते हैं। हमने कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में इसे इस्तेमाल किया था। अल्कोहलिक ड्रिंक्स में परसेंटेज अल्कोहल का याद रखिएगा। वाइन में, बियर में कितना होता है? वाइन में हमने बताया था 10 से 20% होता है, बियर में 4 से 8% होता है, विस्की में 6 से 12%, ब्रांडी में 60 से 70% तक होता है और रम में देखने को मिलता है हमें 40% के अबाउट। और ये इनमें से जो वाइन और बियर होती हैं विदाउट डिस्टिलेशन होती हैं, और ये जो विस्की, ब्रांडी और रम तीनों होती हैं विद डिस्टिलेशन होती है। इसी के आधार पर ये अलग अलग डिस्टिलेशन किया गया है या नहीं किया गया, या कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया गया है, इसी के आधार पर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अल्कोहलिक ड्रिंक्स हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद आज हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल एंटीबायोटिक्स में, मतलब माइक्रोब्स जो हैं ये हमें बीमारी तो देते ही हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट तो होते ही होते हैं, लेकिन उसके बाद ये डिजीज के लिए मेडिसिन बनाने का भी बहुत बड़ा योगदान करते हैं। बताया था पहले ही कि मेजर कंपोनेंट बायोलॉजिकल सिस्टम का बनाने का काम करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी हुई वो हुई 20th सेंचुरी में। जब माइक्रोब्स के द्वारा एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी 20th सेंचुरी में करी गई तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था ह्यूमन वेलफेयर में एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी। इस डिस्कवरी ने, एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी ने ह्यूमन वेलफेयर में इतना बड़ा योगदान दिया जितना कि माइक्रोब्स का किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जाए तो कम ही होगा, क्योंकि माइक्रोब्स के द्वारा एंटीबायोटिक्स को प्राप्त करना मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जाती हुई जान को बचाने के बराबर था। क्योंकि एंटीबायोटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए। और ये एंटीबायोटिक्स जानेंगे हम लोग क्या होती हैं, एंटीबायोटिक्स का मीनिंग क्या होता है, कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम जिनके बारे में कुछ स्टोरी आपको बताई जाएगी। तो ये हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक्स का ये जो एंटी वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट। क्या होता है? अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध करना, विपरीत कह लो या विरोध करना कहते हैं। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस का मतलब वो क्या करता है? करंट के फ्लो का विरोध करता है, रजिस्ट करता है करंट के फ्लो को। उसी तरह से ये एंटी, यहां पर भी वही अगेंस्ट का मतलब वही है, लेकिन ये करंट फ्लो की बात नहीं, यहां पर हम लोग बात करेंगे किसी और की। तो एंटी का जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अगेंस्ट। और बायो का मतलब हम आपको बता चुके हैं, बायो का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। तो अगेंस्ट द लाइफ ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, और बायो का मतलब होता है लाइफ। तो अगेंस्ट द लाइफ इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। लेकिन ये अगेंस्ट द लाइफ क्या हमारे अगेंस्ट या किसी और के? नहीं, ये एंटीबायोटिक्स का जो नाम रखा गया अगेंस्ट द लाइफ, ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के रिस्पेक्ट में बोला गया। किसके रिस्पेक्ट में बोला गया? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के रिस्पेक्ट में ये अगेंस्ट द लाइफ है। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के रिस्पेक्ट में ये अगेंस्ट द लाइफ है। क्या है? अगेंस्ट द लाइफ। लेकिन अगर इसे ह्यूमन के रिस्पेक्ट में देखा जाए, ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस में देखा जाए, तो इसका मतलब होता है प्रो लाइफ। क्या होता है? प्रो लाइफ। प्रो हो, प्राइम हो या प्री हो, प्रो, प्री, प्राइम मीन्स होता है अग्रिम। तीनों का मतलब होता है अग्रिम, आगे। मतलब लाइफ के पहले, मतलब हमारे लिए अगेंस्ट नहीं होगा, हमारी लाइफ बचाने में ये काम करेगा एंटीबायोटिक्स।
लेकिन एंटीबायोटिक्स का मतलब अगेंस्ट द लाइफ जो है वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स में है, जो जीवाणु हमें बीमार करते हैं उनके रिस्पेक्ट में इसका मतलब है अगेंस्ट द लाइफ। ये हमें नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, ये केवल माइक्रोब्स जो डिजीज कॉजिंग है उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसका मतलब हो गया अगेंस्ट द लाइफ, लेकिन प्रो लाइफ हो गया ये किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के रिस्पेक्ट में, रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस में ये प्रो लाइफ होता है। तो ये हो गया एंटीबायोटिक्स का सिंपल मतलब। एंटीबायोटिक्स के मीनिंग के बाद जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स होती क्या है। एंटीबायोटिक्स कुछ नहीं, एक केमिकल्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स की, इस बात को आप ध्यान से पढ़िएगा कि जो अगेंस्ट द लाइफ है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के लिए है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के रिस्पेक्ट में क्या है, प्रो लाइफ है। यही एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि माइक्रोब्स जो होते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, उन्हें ये या तो किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करा देते हैं। ग्रोथ को रिटार्ड या किल करना मतलब एंटीबायोटिक्स आर केमिकल, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस which produced by the some microbes को ध्यान रखिएगा कि सारे के सारे माइक्रोब्स नहीं, कुछ ही जीवाणु हैं जिनसे एंटीबायोटिक्स प्राप्त करी जाती है। तो एंटीबायोटिक्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि कुछ माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं, और वो एंड रिटार्ड द एंड किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो ये एंटीबायोटिक्स जो है वो किसी कुछ माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस करे जाते हैं और वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को या तो जान से मार देंगे, किल कर देंगे, या उनकी ग्रोथ को, उनकी वृद्धि को रोक देंगे, रिटार्ड करा देंगे। रिटार्डेशन का नाम सुना होगा, मतलब वो चाल को कम करता है, ये भी यही करेंगे, उसकी ग्रोथ को कम कर देंगे। तो एंटीबायोटिक्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि कुछ माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस करे जाते हैं और ये या तो उन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को मार देंगे या फिर उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करा देंगे। आपने कुछ एंटीबायोटिक्स में एक बहुत ही पॉपुलर एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन का आप लोगों ने बहुत ही नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर एंटीबायोटिक्स है और ये पेनिसिलिन फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स भी है। इस पेनिसिलिन की डिस्कवरी जानबूझकर नहीं करी गई थी, ये एक चांस डिस्कवरी थी। एक साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन जो है एक चांस डिस्कवरी थी, जानबूझकर नहीं करी गई थी। एक साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, वो स्टडी कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया पर। किस बैक्टीरिया पर? स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया पर। और उन्होंने देखा, जब उन्होंने उस बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में ग्रो कराया, कहां ग्रो कराया? कल्चर मीडियम में ग्रो कराया, तो उन्होंने ये देखा कि पेट्री डिश में कुछ कुछ जगह पर उन्हें स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनी देखने को ही नहीं मिली। उन्होंने ये पेट्री डिश ली, ये मान लो पेट्री डिश है, इसमें उन्होंने बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस क्या डाला? स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकाई ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया था जिसे इन्होंने ग्रो कराया पेट्री डिश में।
इसे जब ग्रो कराया इन्होंने तो इन्होंने देखा कि कुछ जगह पर एक मोल्ड ग्रो कर गई, मोल्ड ग्रो कर गई, और मोल्ड के चारों तरफ उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया की कॉलोनी थी ही नहीं, बैक्टीरिया केवल किनारे किनारे ही देखने को मिले, और ये बैक्टीरिया इसके चारों तरफ आसपास देखने को नहीं मिले। तब ये बड़े परेशान हुए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग साइंटिस्ट का नाम याद रखें, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये क्या कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे थे। उन्हें कल्चर मीडियम में उन्होंने ग्रो किया और उन्होंने देखा कि इस पे कोई मोल्ड ग्रो कर गए, और इस मोल्ड के चारों तरफ उन्हें ये स्टेफाइलोकोकस नाम का बैक्टीरिया देखने को नहीं मिला। तो उन्होंने इसकी स्टडी करी, और स्टडी करने पर इन्होंने पाया कि ये जो मोल्ड है ये कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, जिसकी वजह से स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, मतलब ये ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो जहां तक इसका केमिकल सब्सटेंस पहुंचा वहां तक इसकी ग्रोथ, स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ रिटार्ड हो गई, तो वहां तक ये नहीं पाया गया। तो इन्होंने ये देखा कि ये जो मोल्ड है इसने किसी न किसी केमिकल सब्सटेंस का सिक्रीशन किया, कोई केमिकल सब्सटेंस रहा होगा जिसने स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ को रिटार्ड किया, रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकस। इसकी ग्रोथ को उसने रिटार्ड किया। और इन्होंने जब देखा ये जो मोल्ड थी ये किससे मिला था? मोल्ड ने क्या किया था? केमिकल सब्सटेंस रिलीज किया था, और इस मोल्ड का जो केमिकल सब्सटेंस था इसने स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ को रिटार्ड किया, और इस मोल्ड का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम। इस मोल्ड से ये केमिकल सब्सटेंस निकला जिसने स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ को रिटार्ड किया, और इस मोल्ड का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसी मोल्ड के नाम पर इस केमिकल सब्सटेंस का नाम रख दिया पेनिसिलिन। क्या नाम रख दिया? पेनिसिलिन। ये केमिकल सब्सटेंस था पेनिसिलिन। तो ये पेनिसिलिन ही है जो कि आज हमें बहुत ही पॉपुलर एंटीबायोटिक्स के रूप में देखने को मिलती है। ये केवल ऐसे ही इन्होंने इसे ऑब्टेन कर लिया इससे, लेकिन इसके बाद इसे बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, इसे फुल पोटेंशियल प्रोवाइड करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, एक थे हार्वर्ड फ्लोरे और एक थे अर्नेस्ट चेन। इन दोनों ने इस पेनिसिलिन को, जो कि मोल्ड्स पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त करी गई थी, इस पेनिसिलिन को इन्होंने फुल पोटेंशियल प्रोवाइड किया और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बनाया। साइंटिस्ट का नाम देखें, हार्वर्ड फ्लोरे, अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे। इन्होंने क्या काम किया? प्रोवाइड द फुल पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल प्रोवाइड किया, मतलब ये ज्यादा अच्छे से कार्य कर सके और मोर इफेक्टिव भी बनाया। तो ये अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने इसे फुल पोटेंशियल प्रोवाइड किया इस पेनिसिलिन को, और ये पेनिसिलिन को इफेक्टिव भी बनाया। तो जिसके लिए अर्नेस्ट चेन, हार्वर्ड फ्लोरे और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज पाने वाले जो साइंटिस्ट थे वो तीन थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसी पेनिसिलिन के लिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग,
अर्नेस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरे। इन तीनों को नोबेल प्राइज सन 1945 में दिया गया। और ये जो पेनिसिलिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव इन लोगों ने बनाया। इसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें इस पेनिसिलिन का बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया गया अमेरिकन सोल्जर्स के ट्रीटमेंट में। दिस पेनिसिलिन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट penicillin is extensively used to treat American soldiers in World War II। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस पेनिसिलिन का अमेरिकन सोल्जर्स के ट्रीटमेंट में बहुत ही एक्सटेंसिवली से यूज किया गया, बहुत ही विस्तृत रूप से यूज किया गया। इसकी खोज के बाद बहुत से ढेर सारे एंटीबायोटिक्स माइक्रोब्स से ऑब्टेन किए गए और जिसके फलस्वरूप बहुत सी घातक जानलेवा बीमारियां जिनसे मिलियंस की संख्या में लोगों की जानें चली जाती हैं, उन्हें खत्म करने के लिए बहुत से माइक्रोब्स एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन करी गई। वो जो जानलेवा बीमारियां हैं उनमें से हम कुछ बीमारियों के नाम आपको बताते हैं। तो उन घातक बीमारियों से बचने के लिए जो कि मिलियंस की संख्या में ह्यूमन पॉपुलेशन को खत्म कर सकती हैं, अन्य माइक्रोब से उनसे बचने के लिए एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन करी गई। उनमें बीमारी है, एक है प्लेग, दूसरी है वूफिंग कफ, काली खांसी कहता है, डिप्थीरिया, गलघोटू कहते हैं, प्लेग, वूफिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग कहते हैं, कुष्ठ रोग। इन जैसी घातक बीमारियों डेडली डिजीज कहते हैं। कैसी डिजीज? डेडली डिजीज। को ठीक करने में एंटीबायोटिक्स अन्य माइक्रोब से ऑब्टेन करी गई और इन माइक्रोब्स के से एंटीबायोटिक्स मिलने से फायदा यह हुआ कि इन जानलेवा बीमारियां जो कि मिलियंस की संख्या में ऑर्गेनिजम्स का सफाया कर सकते हैं, उनसे बचाया गया। और आज हम एंटीबायोटिक्स के बिना हम जीवन की इमेजिनेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जैसा अभी कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 वैक्सीन के लिए स्टडी बहुत तेजी से चल रही है। मतलब कि हमारे लिए ये मेडिसिन हैं। यहाँ पे हमने एंटीबायोटिक्स की बात करी अगेंस्ट द लाइफ, जिसका मतलब होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस में क्या होगा? प्रो लाइफ। केवल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के लिए इसका मतलब होता है अगेंस्ट द लाइफ। तो बिना एंटीबायोटिक्स के हम लाइफ के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो एंटीबायोटिक्स इतने इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम लोग कुछ अदर केमिकल्स सब्सटेंस की बात करेंगे जो हमारे लिए आवश्यक हैं इसी चैप्टर में। और इसके बाद जब ये चैप्टर फिनिश होगा तो इसके बाद हम लोग इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।